नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे इस चैनल पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे वर्ड्सवर्थ के पोएट्री की और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम फिर से, राइट। स्पेशली आज हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट सॉनेट्स की और अपार्ट फ्रॉम इम्पॉर्टेंट सॉनेट्स आज हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ के लूसी पोएम्स की, जिसको आप लूसी ग्रे कहते हो। तो ये आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं, वर्ड्सवर्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट सॉनेट्स एंड अपार्ट फ्रॉम जो है रोमांटिक सॉनेट्स की भी बात करेंगे और रोमांटिक सॉनेट्स के साथ साथ जो है वर्ड्सवर्थ के लूसी पोएम्स की भी बात करेंगे आज हम अपने की इस वीडियो में। तैयार हो जाइए फटाफट अटेंशन के साथ, अपने नोटबुक लेकर के, अपने पेन लेकर के और वीडियो को वॉच करना स्टार्ट करिए। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जीआईसी के साथ साथ नेट के एग्जामिनेशन, DSSB के एग्जामिनेशन सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एज यू नो कि वर्ड्सवर्थ इज द पिलर ऑफ रोमांटिसिज्म। इवन यू कुड से रोमांटिसिज्म स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ वर्ड्सवर्थ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और वर्ड्सवर्थ का अराइवल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर कब से माना जाएगा? 1798 से, जबकि लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुए थे तब से लेकर के। और रोमांटिसिज्म का अगर हम एंड की बात करें तो रोमांटिसिज्म हिस्टोरिकली एंड्स इन 1832, बट वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850। तो एक लार्जर स्केल पर देखा जाए तो जो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है वो 1798 से शुरू होकर के और 1850 तक चलता है, जिसको आप एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहते हो, जो कि 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ है, राइट। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जो है वो वर्ड्सवर्थ कवर करते हैं, रोमांटिक पोएट्री कवर करती है। अगर हम सॉनेट्स की बात करें रोमांटिसिज्म में तो एक बहुत बड़ा नाम है, शायद वो बच्चे जो हमारे यूजीसी के प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो जीआईसी के जो लेक्चरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने एक नाम सुना होगा शार्लोट टर्नर स्मिथ का, राइट। नाम लिख देता हूं, CHARLOTTE, शार्लोट टर्नर स्मिथ, TURNER, टर्नर और स्मिथ। ये एक बहुत बड़ा नाम है इन रोमांटिक लिटरेचर। और शी वॉज बॉर्न इन 1749 एंड डाइड इन 1806। 1749 एंड डाइड इन 1806, मतलब वो पैदा उस समय हुई थी जब नॉवेल्स अपने पीक पर थे, जब हेनरी फील्डिंग के नॉवेल, सैमुअल रिचर्डसन के नॉवेल, टॉबिस स्मॉलेट के नॉवेल्स सब पब्लिकेशन जिनका शुरू हुआ था, तो वो पीक टाइम था जहाँ पर नॉवेल का, वहाँ पर शी वॉज बॉर्न और शी डाइड इन 1806, राइट। शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रोमांटिक्स टू ब्रिंग बैक द यूज ऑफ सोनेट इन पोएट्री, राइट। सोनेट को री इंट्रोड्यूस करने वाली वो जो है वन ऑफ द फर्स्ट थी। एंड शी इज नोटेड फॉर हर एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म्स, right? She is noted for her experimentation with forms, combining in new ways the Petrarchan and Shakespearean form। जैसा कि आपने सोनेट के बारे में पढ़ा था कि स्पेंसरियन सोनेट्स होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट्स होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट्स होते हैं, मिल्टोनिक सोनेट्स होते हैं। शार्लॉट ने क्या किया? शी इंटरमिंगल्ड जो है, शी अमलगमेटेड ऑल टाइप्स ऑफ सोनेट फॉर्म्स, पिकिंग एंड चूजिंग द बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ। जब बोथ की बात करेंगे तो पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट की बात है। इंग्लिश सोनेट को ही शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। दोनों को कंबाइन करने का काम किया था शार्लॉट टर्नर स्मिथ ने। वहीं से शुरू होता है रोमांटिसिज्म का, सोनेट का जो है जर्नी, सोनेट की ट्रेवल रोमांटिसिज्म की स्टार्ट होती है इसी लेडी से, शार्लॉट टर्नर स्मिथ से। और अगर हम रोमांटिसिज्म में सोनेट की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शैली, सैमुअल टेलर कॉलरिज, एवरीबॉडी ट्राइड हिज हैंड इन द फील्ड ऑफ सोनेट। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो ही रोट 523 सोनेट्स, राइट। विलियम वर्ड्सवर्थ रोट मोर देन 500 सोनेट्स, ही आज तक आपने पढ़ा है। और आज एग्जैक्ट फिगर जान लीजिए कि वर्ड्सवर्थ के टोटल सोनेट्स कितने हैं। तो वर्ड्सवर्थ के जो टोटल सोनेट्स हैं, ही रोट 523 सोनेट्स। और अपार्ट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स रोट 67। जॉन कीट्स रोट 67 sonnets, and then पीबी शैली, पर्सी बेशी शैली जिसे आप कहते हो, पीबी शैली रोट हाउ मेनी sonnets? पीबी शैली रोट 18 sonnets,
एंड वर्ड्सवर्थ के जो लॉन्ग टाइम पार्टनर थे कॉलरिज, उन्होंने कितने सॉनेट्स लिखे थे? कॉलरिज रोट 48 सॉनेट्स। कॉलरिज के नाम पर 48 सॉनेट्स रजिस्टर हैं। ये रोमांटिक सॉनेट की बात है, रोमांटिक पोएट्री की बात है। क्लियर? इतने सारे सॉनेट्स रोमांटिसिज्म में शुरू हुए थे। डिफरेंट राइटर्स ने, डिफरेंट पोएट्स ने सॉनेट्स शुरू किए। किस किसने शुरू किया? शार्लॉट स्मिथ से शुरू करेंगे। शार्लॉट स्मिथ के बाद जो है नाम आएगा वर्ड्सवर्थ का। पूरे रोमांटिसिज्म की प्रेडिसेसर हैं, सॉनेट के रिवाइवल की प्रेडिसेसर हैं शार्लॉट स्मिथ, और उसके बाद वर्ड्सवर्थ, फिर कॉलरिज, फिर शैली, फिर कीट्स। राइट? इन सब लोगों ने दे कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश सॉनेट्स। क्लियर? अलग अलग फॉर्म, अलग अलग पैटर्न, बट फाइनली ऑल ऑफ देम आर सॉनेट्स। राइट? लाइक मिल्टन, द रोमांटिक्स रोट रिलेटिवली फ्यू लव सॉनेट्स। राइट? लव जो एलिजाबेथन सॉनेट था वो स्पेशली लव सॉनेट था, बट मिल्टन की तरह रोमांटिक्स ने भी बहुत कम लव सॉनेट्स लिखे हैं। एंड द सॉनेट जो रोमांटिसिज्म के हैं उनके जो सब्जेक्ट मैटर हैं, सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो दे आर पॉलिटिक्स, नेचर, फ्रेंडशिप, आर्ट, हिस्ट्री, रिलीजन, लाइफ एंड डेथ। ये थीम है रोमांटिसिज्म के सॉनेट्स की। जो खास करके पीजीटी के बच्चे हैं उनके लिए तो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के क्लास में डिस्कस हो रही हैं। थीम है जो रोमांटिसिज्म के सॉनेट्स की, वो इंक्लूड किस किस पॉइंट को करती है? खास तौर पर वो इंक्लूड करती है पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स की बात होती है, आर्ट की बात होती है, रिलीजन की बात होती है। राइट? रिलीजन की बात होती है, लाइफ की बात होती है, और डेथ की बात होती है। लाइफ की बात कर रहे होते हैं, डेथ की बात कर रहे होते हैं। ये मेन थीम होती है सॉनेट्स की। किसके सॉनेट्स की? रोमांटिक सॉनेट्स की। राइट? वर्ड्सवर्थ तो एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने सॉनेट के ऊपर ही सॉनेट लिखा है। राइट? मतलब he not only talked about a death, life, politics, art and religion, but he also talked about sonnet itself in his sonnets। और इस पर एक सॉनेट है, आपको शायद याद भी होगा, स्कॉर्न नॉट द सॉनेट। बहुत इंपॉर्टेंट सॉनेट है टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। स्कॉर्न नॉट सॉनेट, स्कॉर्न नॉट सॉनेट। स्कॉर्न नॉट सॉनेट एक सॉनेट अपॉन सॉनेट है, और एक बार यूजीसी नेट के भी पेपर में आ चुका है। द सॉनेट अपॉन सॉनेट, स्कॉर्न नॉट द सॉनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। राइट? कीट्स आल्सो रोट सॉनेट अबाउट सॉनेट्स। राइट? मोस्ट नोटेबली एक कीट्स का सॉनेट है ऑन द सॉनेट। राइट? डिफरेंस देखे रहिएगा पीजीटी वाले। ऑन द सॉनेट ये भी एक सॉनेट है सॉनेट पर, और ये ऑन द सॉनेट जो है ये कीट्स का, और स्कॉर्न नॉट सॉनेट ये है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ ने इस सॉनेट के अलावा एक और सॉनेट लिखा था सॉनेट ऑन सॉनेट पर, उसकी बात अभी आगे वीडियो में करूंगा। आप याद रखिएगा कि एक पॉइंट अभी और है जो आपको नोट करना है। राइट? और सॉनेट की बात हम कर रहे हैं, अब वर्ड्सवर्थ के सॉनेट की बात करते हैं। एक अलग जॉनर शुरू हो गया था वर्ड्सवर्थ से, जिसको कहा जाता है वर्ड्सवर्थ सॉनेट। जैसे कि शेक्सपियरियन सॉनेट है, जैसे कि स्पेंसरियन सॉनेट है, वैसे वर्ड्सवर्थ का भी एक सॉनेट है, और उसके कुछ सालिएंट फीचर्स भी हैं, उसके कुछ स्पेशलिटीज भी हैं कि व्हाई आर दे कॉल्ड वर्ड्सवर्थ सॉनेट। तो द एलिमेंट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ सॉनेट जो हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है अ क्वाट्रजेन, QUATORZAIN। राइट? द फर्स्ट एलिमेंट जो है वर्ड्सवर्थ सॉनेट का, वर्ड्सवर्थियन सॉनेट का अगर हम बात करें, वर्ड्सवर्थ के सॉनेट की जब हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उनके सॉनेट का वह है क्वाट्रजेन, QUAT क्वाट, और फिर ORZAIN। ये सब देखिए रहिएगा अपने पेपर में, क्वाट्रजेन। लुकिंग एट द राइम स्कीम ओनली वन कुड से द
quatrain is made up of an octave. ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और क्वाट्राजेन में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ एन ऑक्टेव ऑफ 2 इनवेलप क्वाट्रेन्स. ऑक्टेव होता है और इसमें 2 क्वाट्रेन्स होते हैं. क्वाट्रेन का मतलब क्या होता है, क्वाट्रेन का मतलब होता है 4 लाइन्स और 2 क्वाट्रेन का मतलब 8 लाइन्स. तो एक जो है क्वाट्रेन को जो ही 2 क्वाट्रेन को बोला जाता है क्वाट्राजेन. राइट, एन अल्टरनेटिंग राइम क्वाट्रेन एंड राइम्ड कपलेट इन दैट ऑर्डर. मीटर्ड होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं. राइम क्या होती है, ए बी बी ए सी सी ए. वर्ड्सवर्थ जो सोनेट है ए बी ए, ये एक क्वाट्रेन हो गया. और दूसरा है ए सी सी ए, ये 8 लाइंस बन गई. और उसके बाद है डी ई, टोटल लाइंस कितनी हो गई 12. और फिर फाइनली एफ, ये हो गया 14. ये वर्ड्सवर्थ सोनेट की राइम स्कीम है. ए बी बी ए सी सी ए, अब्बा अक्का दे दे एफ. राइट, ये आपको शॉर्ट ट्रिक है. अब्बा अक्का दे दे एफ, अब्बा अक्का दे दे एफ. ये वर्ड्सवर्थ सोनेट है. ए बी बी ए सी सी ए डी ई एफ. दिस इज द राइम स्कीम ऑफ वर्ड्सवर्थ सोनेट. And Wordsworth sonnet is written in catalog poem, right? It is written as a catalog poem and it is composed with the pivot or volta in the very last line. Volta, Petrarchan sonnet में you would have watched my video on the YouTube कि volta means होता है turn. Petrarchan sonnet में और शेक्सपियरियन sonnet में 9th line of the poem होती है. और जब हम वर्ड्सवर्थ के सोनेट की बात करते हैं तो वोल्टा अकर्स इन द वेरी लास्ट लाइन. राइट, वोल्टा बिल्कुल लास्ट लाइन में होती है. वोल्टा का मतलब आपको एक बार फिर से बताएं, वोल्टा का मतलब होता है टर्न. राइट, जहां पर सोनेट एक टर्न ले लेता है, जहां पर मुड़ जाता है. जनरली ऑक्टेव में पोएट एक प्रॉब्लम को रख रहा होता है और सेस्टेट में उसका रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहा होता है. तो जहां से रेजोल्यूशन शुरू होता है, जो 9th लाइन होती है ऑक्टेव के बाद की पहली लाइन, वो वोल्टा कही जाती थी. यहां पर जब वर्ड्सवर्थ के सोनेट की बात करेंगे तो वोल्टा ऑकर्स इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम. और एग्जाम्पल है स्कॉर्न नॉट द सोनेट. स्कॉर्न नॉट द सोनेट की अगर हम पोएम की पूरी बात करें, देखिए क्या उन्होंने पोएम में बताया है और लास्ट लाइन में कैसे वोल्टा आता है. सुनिएगा पोएम ध्यान से. स्कॉर्न नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्राउंड. राइम स्कीम देखिएगा. स्कॉर्न नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्राउंड, लाइन नंबर 1 है. सेकंड है माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स विद दिस की. एक में हो गया फ्राउंड, दूसरे में हो गया की. शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. राइट, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. किस की बात कर रहे हैं, सोनेट की. राइट, सोनेट वाज द की विद विच शेक्सपियर अनलॉक्ड, शेक्सपियर ओपनड हिज हार्ट. द मेलोडी. राइट, स्कॉर्न नॉट द सोनेट क्रिटिक you have frowned mindless of its just honors. With this key Shakespeare unlocked his heart. The melody of this small lute gave ease to Petrarch's wound. राइट, ये तो वो मेलोडी है जिसने पेट्रार्क के वुंड को भी, उसके घाव को भी हील किया था. 1000 times this pip did Tasso sound. टासो की बात करते हैं जो एक इटालियन पोएट था पेट्रार्क के साथ ही. With it Camion's soothed an exile grief. The sonnet glittered a gay myrtle leaf. Amid the cypress with which Dante crowned his visionary brow, a glow warm lamp it cheered mild Spencer, called from fairyland to struggle through dark ways. And when a damp fell round the path of Milton, in his hand the thing became a trumpet, whence he blew soul-animating strains, alas, too few.
क्लियर, ये पूरा सॉनेट है जो है वर्ड्सवर्थ का, स्कॉर्न नॉट द सॉनेट। आपको खास करके यूजीसी वालों को, DSSB वालों को और GIC वालों को क्या याद रखना है कि स्कॉर्न नॉट द सॉनेट में वर्ड्सवर्थ ने किस किस पोएट का जिक्र किया है, किस किस पोएट का जिक्र किया है। फिर से देखिए, नंबर 1 पर जिक्र करते हैं शेक्सपियर का, कहते हैं कि विद दिस की शेक्सपियर ओपनड, शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। फिर वो बात करते हैं पेट्रार्क की, फिर वो बात करते हैं टासो की, फिर वो बात करते हैं कैमियंस की, फिर वो बात करते हैं स्पेंसर की, फिर बात करते हैं दांते की, और फाइनली बात करते हैं वो मिल्टन की। इतने पोएट की बात करते हैं, शेक्सपियर, पेट्रार्क, टासो, कैमरन, दांते, स्पेंसर और मिल्टन। टोटल 7 पोएट्स की बात करते हैं। किसने, कौन करता है? वर्ड्सवर्थ अपने सॉनेट स्कॉर्न नॉट सॉनेट में। क्लियर, स्कॉर्न नॉट सॉनेट में टोटल 7 पोएट की वो बात करते हैं और बोलते हैं लास्ट में कि मिल्टन के हैंड में जब सॉनेट जाता है तो इट बिकेम अ ट्रम्पेट, राइट, ट्रम्पेट का काम करने लगता है। अब अगर ये पेपर में आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, जब वो बताते हैं द थिंग बिकेम अ ट्रम्पेट, थिंग क्या है? तो थिंग क्या है यहाँ पर? थिंग सॉनेट है, सॉनेट बिकेम अ ट्रम्पेट इन द हैंड ऑफ मिल्टन। ये है स्कॉर्न नॉट द सॉनेट बाय मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर। नेक्स्ट पर अगर हम बात करें तो एक सॉनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। अब ऐसा कौन सी दुनिया है जो बहुत कुछ हमारे साथ है? वो भी एक सॉनेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। The world is too much with us is a sonnet by William Wordsworth and this sonnet was published in 1807. लास्ट क्लास में भी हमने आपको 1807 की बात बताई थी। 1807 में एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था वर्ड्सवर्थ का और उसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, राइट। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुआ था 1807 में और उसी में सॉनेट पब्लिश हुआ था। और ट्रू टू द टेनेट्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म द पोएम डिक्राइज द नैरोनेस ऑफ मॉडर्न डेली लाइफ। जो आधुनिक जिंदगी है, जो आधुनिक जिंदगी की नैरोनेस है, उसी की बात कर रहा होता है पोएट यहाँ पर। और स्पेशली जो मॉडर्न एज का डिसकनेक्शन है फ्रॉम एंड इग्नोरेंस ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, जो मॉडर्न पीपल है, दे डू नॉट पे देयर हीड, दे डू नॉट पे देयर अटेंशन ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर। और वर्ड्सवर्थ का सोनेट उसी पर है। द पोएट फाइनली कंक्लूड जब करता है पोएम को, बोलता है राइट इन कंक्लूजन फॉर एंशिएंट माइथोलॉजी with which despite its paganism recognized the intrinsic power of nature। प्राचीन काल में जो पोएट थे उन्होंने नेचर के इंट्रिंसिक पावर को, आंतरिक पावर को समझा था और जो नए एज है ये बिल्कुल नहीं समझता है, खासकर 18वीं सेंचुरी की जब वो बात कर रहे होते हैं। आज पर्सोनिफाइड बाय सच डिटीज एज प्रोटियस एंड ट्रिटन की बात कर रहे होते हैं। ये सब माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं ग्रीक और लैटिन मिथ के, उन्हीं की बात कर रहे होते हैं, राइट। वर्ड्सवर्थ का जो एक और सॉनेट अपॉन सॉनेट है, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और तब पता चलेगा कि कौन सा है। जो द सेकेंड सॉनेट अपॉन सॉनेट जो है उसका नाम है नन्स फ्रेट नॉट, राइट। क्या नाम है उसका? नन्स फ्रेट नॉट। और आपको पता है ही है कि जो सॉनेट की टाइटल होती है वो उसके पहले ही लाइन पर कर दी जाती है, नन्स फ्रेट नॉट। दिस इज द हाफ ऑफ द लाइन ऑफ द फर्स्ट सॉनेट, जो है फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, ये अनदर सॉनेट है जो लिखा है वर्ड्सवर्थ ने सॉनेट अपॉन सॉनेट पर। इतनी चीज़ें बता देता हूँ, पोएम को आप हो सके तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ तो प्रोवाइड कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू विल गेट पीडीएफ एज सुन एज आई कंप्लीट वर्ड्सवर्थ पोएट्री। नन्स फ्रेट नॉट, राइट, नन्स फ्रेट नॉट एंड स्कॉर्न नॉट द सॉनेट्स, दीज 2 सॉनेट्स आर बाय वर्ड्सवर्थ की जो सॉनेट अपॉन सॉनेट हैं। क्लियर।
एक बार नन्स फ्रेट नॉट वाला क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सॉनेट की हम बात करें तो नेक्स्ट सॉनेट का नाम है लंदन 1802। राइट, लंदन 1802 बहुत फेमस है और टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है इस सॉनेट का। लंदन 1802 एक ऐसा सॉनेट है जो जॉन मिल्टन पर लिखा था। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन पर लिखा है। इट इज अ सॉनेट बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। In the poem, Wordsworth castigates the English people as stagnant and selfish. Stagnant का मतलब होता है जो मूव नहीं करता, स्थिर हो जाए, एक जगह पर जम जाए। और सेल्फिश कहा है किसने? वर्ड्सवर्थ ने। और एलोजाइज किया है, प्रशंसा किया है 17th सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन को। सॉनेट 1802 में लिखा गया था और इसीलिए नाम ही है उसका लंदन 1802 और पब्लिश हुआ था पिछले वाले सॉनेट के साथ ही पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। और यही सॉनेट है जो मिल्टन पर लिखा है। किसने? वर्ड्सवर्थ ने। मिल्टन का मतलब क्या है कि मिल्टन एक पोएट था और उसी पोएट के ऊपर उन्होंने लिखा है और इंग्लिश एज के जो बाकी इस समय के पोएट हैं उनको कास्टिगेट किया है, उनको डिराइड किया है। ऑलराइट, और कहते हैं मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन इस समय आपको जिंदा रहना चाहिए था, आपको इस समय पर होना चाहिए था। कई बार ये लाइन पेपर में आ चुकी है कि किसने कहा है मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किस सॉनेट में कहा है? लंदन 1802 में। राइट, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। शी इज जो है फेन ऑफ स्टैगनेंट वाटर। शी का मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड को बोलते हैं वो कि शी इज द फेन ऑफ स्टैगनेंट वाटर्स, अल्टर स्वॉर्ड एंड पेन fireside, the heroic wealth of Hall and Bower have forfeited their ancient English dower of inward happiness. We are selfish men, ये बताते हैं खुद को। और खुद का मतलब यहाँ पर पूरे इंग्लिश कम्युनिटी की बात करते हैं। We are selfish men, oh raise us up, return to us again. उठिए, हमको उठाइए दोबारा से और दोबारा से आ जाइए। एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर। मतलब ये चीज मिल्टन के अंदर थी, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर और मैनर्स। और वर्ड्सवर्थ डिमांड करते हैं कि आप आइए और ये सब हम लोगों को दोबारा से दीजिए। गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। किसकी सोल? मिल्टन सोल वॉज लाइक अ स्टार, राइट, एंड ड्वेल्ट अपार्ट। दाउ हैडस्ट वॉइस whose sound was like the sea। आपकी आवाज कैसे थी? आपकी आवाज का मतलब आपका विचार कैसा था, आपकी आइडियाज कैसे थी? वो like the sea, your ideas have the same depth as that of sea। उस डेप्थ की बात करते हैं। pure as the naked heavens, majestic, free, and so did thou travel on life's common way in cheerful godliness, and yet thy heart the loveliest duties on herself did lay। ये सॉनेट है वर्ड्सवर्थ का लंदन 1802 जो टोटली मिल्टन पर है और मिल्टन के साथ साथ इंग्लिश पीपल पर है। इंग्लिश पीपल के स्टैग्नेंट व्यूज पर, उनके एक जगह पर स्थिर हो जाने पर, और इंग्लिश पीपल के सेल्फिश होने पर। और इन्वोकेशन है, मिल्टन को बुलाते हैं वो, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। राइट, ये पूरी पोयम ही एक तरीके से एपिस्ट्रॉफी पे लिखी गई है। राइट, नेक्स्ट पोयम की हम बात करें तो एक पोयम है, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री। और पोएम लिखा कब था? ऑन अ ब्यूटीफुल इवनिंग द स्पीकर थिंक्स दैट द टाइम इज क्वाइट एज अ नन। राइट, टाइम की शांति को किससे कंपेयर किया है? इस पर टाइम की शांति को कंपेयर किया है। टाइम इज एज क्वाइट एज अ नन एंड द सन सिंक्स डाउन ऑन द होराइजन द जेंटलनेस ऑफ हेवन ब्रूड्स ओवर द सी। राइट, ये ब्यूटीफुल इवनिंग पोएम है। द साउंड ऑफ द ओशन जो है, इट मेक्स द स्पीकर थिंक दैट द माइटी बीइंग इज अवेक and with its eternal motion raising an everlasting sound like thunder. Right, the speaker then addresses the young girl who walks with him by the sea and tells her that though she appears untouched by the solemn thought that he himself is gripped by, her nature is still divine. He says that she worships the temple inner shrine merely by being and that God is with thee when we know it not. God हमेशा हमारे साथ होता है, कब? जब हम जान नहीं पाते कि हमारे साथ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कस्तूरी कुंडल वसई मृग ढूंढहि बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाहि। बिल्कुल ऐसे ही नेचर, ऐसे ही गॉड हमारे साथ होता है। इट इज़ वी हु आर अनेबल टू आइडेंटिफाई, हु आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज गॉड, हु आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज नेचर। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग calm and free. The holy time is quiet as a nun. Holy time, time कैसा है इवनिंग का? बिल्कुल होली। The holy time is quiet as none, breathless with adoration. The broad sun is sinking down in its tranquility. Sun जो broad था, now it has become old. It is going down in the west in tranquility, in peace. Right, the gentleness of heaven broods over the sea. Listen, the mighty being is awake. Mighty being कौन है? Mighty being is God. The mighty being is awake and does with his eternal motion make a sound like thunder. A sound like thunder everlastingly. Dear child, dear girl, the walkest with me. राइट, दैट वॉकेस्ट विद मी, कौन उनके साथ वॉक कर रहा है? वो उनके सिस्टर है डोरोथी। इफ दाउ अपीयर अनटच्ड बाय सोलम थॉट, द नेचर इज नॉट देयर फॉर लेस डिवाइन। आपका नेचर जो है कम डिवाइन बिल्कुल नहीं है। दाउ लिसिड, दाउ लाइस्ट इन अब्राहम्स बॉजम ऑल द ईयर and worships at the temple's inner shrine, God being with thee when we know it not. जब हम जानते नहीं तब भी वो हमारे साथ होता है। क्लियर। नेक्स्ट पोएम है वर्ड्सवर्थ की, नाम है माई हार्ट लीप्स अप। और माई हार्ट लीप्स अप, मेरा दिल धड़कता है, ये पोएम है वर्ड्सवर्थ की। और इसी का एक और नाम है, और हमारे सारे बच्चों को इसका एक और नाम पता होगा, माई हार्ट लीप्स अप। और खासकर बच्चों को इसलिए पता होगा क्योंकि ये बच्चों की बात कर रहे हैं इस पोएम में। राइट, माई हार्ट लीप्स अप। इस पोएम का एक और नाम है, और इस पोएम का जो एक और नाम है वो है द रेनबो। द रेनबो इसका दूसरा नाम है। माई हार्ट लीप्स अप, also known as the rainbow, is a poem. Right, it's not a sonnet but it's poem and it is noted, जो फेमस है ये पोएम किस लिए? इस अपने सिंपल स्ट्रक्चर और अपनी सिंपल लैंग्वेज के लिए। लास्ट 3 लाइन्स जो इस पोएम की हैं, इसी लास्ट 3 लाइन को वर्ड्सवर्थ ने अपना जो ग्रेट ओड है, जिसको इमोर्टैलिटी ओड कहा जाता है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, उसी का उसको एपिग्राफ बना लिया था। एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? जो कहीं से जो और लिया जाता है और पोएम के सबसे ऊपर लिख दिया जाता है, उसी को एपिग्राफ कहा जाता है। और वो एपिग्राफ क्या था? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। कहाँ से लिया गया है? जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किस पोएम से लिया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा? माई हार्ट लीप्स अप या रेनबो। राइट, दोनों एक ही पोएम का नाम है, अलग अलग टाइटल है उसकी। राइट, माई हार्ट लीप्स अप एंड रेनबो दोनों एक ही पोएम है। माई हार्ट लीप्स अप, मेरा दिल कब धड़कता है? व्हेन आई बिहोल्ड
अ रेनबो इन द स्काई, जब मैं स्काई में एक रेनबो देखता हूँ। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, जब मैं छोटा था, जब मैं बचपन में था, तब भी मेरे साथ ऐसा ही होता था और अब भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। सो इज इट नाउ व्हेन आई एम अ मैन, मैन हो चुका हूँ, आई हैव बिकम ओल्ड एंड स्टिल माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई सी अ रेनबो इन द स्काई। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, 3 स्टेजेस बता दी हैं, जब मैं बच्चा था तब, जब मैं बड़ा हुआ तब और जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब। तीनों जगह पर जो है रेनबो जब जब आएगा मेरा हार्ट लीप ही करता रहेगा, राइट। सो बी व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई, मर जाऊंगा तब भी। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन and I could wish my days to be bound each to each by natural piety, मेरी इच्छा ये है कि सब नेचुरली जो है सब कनेक्टेड रहें और मैं उस रेनबो को हमेशा देखता रहूं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास पोएम है वर्ड्सवर्थ की, माई हार्ट लीप्स अप और द रेनबो। क्लियर। तो कौन कौन सी पोएम की बात अभी तक हमने कर लिया, हमने बात कर लिया किस किस पोएम की, आपको तो बेहतर से याद होगा। स्कॉर्न नॉट द सोनेट ये हो गया, नन्स फ्रेट नॉट हो गया, एक कीट्स की भी पोएम जो सोनेट पर है हमने उसकी बात कर ली, और फिर हमने बात कर ली इट्स ब्यूटीएस इवनिंग की बात कर ली, और ब्यूटीएस इवनिंग के बाद हमने किस की बात की, लंदन 1802 की बात हमने कर ली, और लंदन 1802 के बाद हमने द रेनबो की बात कर ली। और अब हम बात करने चल रहे हैं वर्ड्सवर्थ के लूसी पोएम्स की। लूसी को आप लूसी ग्रे के नाम से जानते हो, और लूसी ग्रे में कौन कौन सी पोएम है नाम सुनिएगा पहले, फिर बताता हूं कि कौन कौन सी हैं। नंबर 1, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। नंबर 1, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। नंबर 2, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। नंबर 3, I traveled among unknown men, I traveled among unknown men। नंबर नेक्स्ट है 3 years she grew in sun and shower, और लास्ट है a slumber did my spirit seal, राइट, a slumber did my spirit seal। कौन कौन सी पोएम्स हैं? Strange fits of passion have I known, strange fits of passion have I known, she dwelt among the untrodden ways, I traveled among the unknown men, 3 years she grew in sunshine and shower, and slumber did my spirit seal। कितनी पोएम हो गई? 1 स्ट्रेंज वाली हो गई, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। सेकेंड हो गई शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। थर्ड हो गई आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन। फोर्थ हो गई 3 years she grew in sunshine and shower, और फिफ्थ हो गई a slumber did my spirit seal। अब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कितनी पोएम्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? लूसी पोएम्स में कितनी पोएम्स हैं? लूसी पोएम्स में टोटल 5 पोएम्स हैं, राइट। लूसी पोएम्स में टोटल 5 पोएम्स हैं। द लूसी पोएम्स आर रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लवर, लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। हु हैज लॉन्ग व्यूड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज अफेक्शन फ्रॉम अफार and who is now affected by her death, राइट। लूसी के डेथ से बहुत प्रभावित है और तब तक की पोएम लिखी गई है। पहली पोएम कौन सी है? स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। थोड़ी थोड़ी बातें पांचों पोएम्स की कर लेते हैं ताकि आपके लिए मेमोराइज करना थोड़ा सा आसान रहे। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये पहली पोएम है लूसी पोएम की। और कब लिखी गई थी ये पोएम? जब वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के साथ जर्मनी गए थे। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के साथ जर्मनी कब गए थे? 1798 में। और वहीं पर बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम वर्ड्सवर्थ डोरोथी एक साथ और वहाँ से कॉलरिज जो है सेपरेट हो गए थे, कॉलरिज अलग हो गए थे।
और कॉलरिज के जाने से इतना दुखी हुए थे वर्ड्सवर्थ कि उन्होंने पोयम लिखना शुरू कर दिया था। राइट, द पोयम वाज रिटन ड्यूरिंग अ सोजर्न इन जर्मनी इन 1798। कहाँ लिखा था? जर्मनी में 1798 में। एंड द पोयम was first published कब हुई थी? इन द सेकेंड वॉल्यूम, सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स का सेकेंड एडिशन आया कब था? 1800 में। फर्स्ट एडिशन 1798 में, सेकेंड एडिशन 1800 में आया था और उसी में ये पोयम पब्लिश हुई थी। लिखी गई थी जर्मनी में 1798 में, पब्लिश हुई 1800 में, व्हेन ही वाज स्टिल इन, जो है 1800 में पब्लिश हुई जब वो वापस आ गए थे। The poem describes the poet's trip to Germany, to his Lucy's cottage and his thoughts on the way. Each of its 7 stanzas, right, is 4 lines long. कितने stanzas हैं? 7 stanzas हैं और in each stanza there are 24 lines, right, and has a rhyme scheme AB AB. 28 lines हैं टोटल और राइम स्कीम जो है ईच स्टेंजा की वो है ए बी और ए बी। द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक ट्राईमीटर। टेट्रामीटर और ट्राईमीटर का सीक्वेंस चलता है। टोटल 7 स्टेंजास हैं, 4 लाइंस ईच स्टेंजा है। 1798 में लिखी गई, जर्मनी में लिखी गई और 1800 में लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुई थी। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। राइट, नेक्स्ट पोएम जो थी, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। She dwelt among the untrodden ways। इस पोयम में क्या बात करते हैं वर्ड्सवर्थ? The poem presents Lucy as having lived in solitude near the source of river Dove। एक रिवर है डव की बात करते हैं वर्ड्सवर्थ, जहाँ पर लूसी रहती थी। और एक लिटरेरी क्रिटिक है, नाम है उनका जेफरी डोरेंट। वो कहते हैं कि जो ये पोएम है, इट चार्ट्स द ग्रोथ, परफेक्शन एंड डेथ ऑफ लूसी। और ये बहुत छोटी सी पोएम है, इसमें सिर्फ 3 स्टेंजाज हैं। राइट, देयर आर 3 स्टेंजाज इन अ शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। अनट्रॉडन वो रास्ता होता है जिस पर कोई गया ही ना हो। कहाँ पे रही थी वो? शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। एंड ये पोएम एक और चीज़ के लिए जानी जाती है खास तौर पर। दिस पोएम जो है, इट वॉज कंपोज्ड बोथ एज अ मेडिटेशन ऑन हिज ओन फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड लॉस। ही सेपरेटेड फ्रॉम कॉलरिज, और वो सेपरेशन इनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ और उसी को रो रहे हैं, उसी का लैमेंटेशन कर रहे हैं अपने लूसी पोएम्स में। राइट, इसलिए पोएम जो है, इट इज कंपोज्ड बोथ एज अ मेडिटेशन ऑन हिज ओन फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड लॉस, अकेलापन और उनका जो खुद का पर्सनल लॉस है वो। एंड एक और चीज़ के लिए जानी जाती है, द पोएम इज नोन एज ओड टू द ब्यूटी and dignity of an idealized woman who lived unnoticed by all others except by the poet himself। एक ऐसी वुमन की बात है जो बहुत ब्यूटीफुल है और किसी ने उसको देखा नहीं है, नोटिस नहीं किया है, जब तक वर्ड्सवर्थ वहाँ पर खुद नहीं पहुँच जाता। ये पोएम थी शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। राइट, वो ऐसी जगह पे रही जहाँ पे और कोई नहीं रहा था। थर्ड पोएम जो है सीरीज की, उस पोएम का नाम है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। अब पोएट खुद की बात करता है, आई ट्रेवल्ड अमंग द अननोन मैन, और ये एक लव पोएम है जिसको उन्होंने 1801 में लिखा था, कंप्लीटेड इन 1801। और ओरिजिनली ये पोएम लिरिकल बैलेड्स के लिए इंटेंडेड थी, बट उसमें आ नहीं पाई। तब आई कब? आई 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। राइट, 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर। जो नेक्स्ट पोएम है, इट वॉज कंपोज्ड बिटवीन 6 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर 1798। राइट, शी 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, ये फिर लिखी गई थी वहीं पर 1798 में।
और ये पोएम जो है पोएट के रिलेशनशिप को बताती है लूसी के। द पोएम डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लूसी एंड नेचर थ्रू कॉम्प्लेक्स अपोजिशन ऑफ इमेजेस, एंटीथेटिकल कपलिंग्स ऑफ वर्ड्स। जैसे एंटीथेटिकल कैसे करते हैं, एंटीथेटिकल का मतलब होता है अपोजिट। एक तरफ कहते हैं सन और दूसरी तरफ कहते हैं शावर। एक तरफ धूप भी निकली है और दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है, सन एंड शावर। लॉ की बात करते हैं, लॉ एंड इम्पल्स, राइट। और अर्थ एंड हेवन, कैंडल एंड रिस्ट्रेन, ये एंटीथेटिकल फ्रेजेज है जिसके थ्रू वो किसकी बात कर रहे होते हैं, अपोजिंग फोर्सेस की, जो कि इनहेरेंट होती हैं नेचर में। दो डिफरेंट चीज़ें जो नेचर में समाई होती हैं उनकी बात करते हैं। नेचर में सन भी है तो शावर भी, नेचर में कैंडल भी है तो रिस्ट्रेन भी, नेचर में अर्थ भी है तो हेवन भी, नेचर में लॉ भी है तो इम्पल्स भी। सबकी बात जो है अपोजिंग फोर्सेस के थ्रू किया है उन्होंने। और एक ऐसी पोएम है जिसमें द पोएम कंटेन्स बोथ एपिथालमियाइक एंड एलिजियाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। एपिथालमियाइक का मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू वेडिंग, और एलिजी का मतलब तो आप जानते ही हैं, एलिजी का मतलब होता है सैडनेस। लूसी इज शोन एज वेडेड टू नेचर। जो एपिथालमियाइक नेचर है, लूसी को ये दिखाया गया है कि उसने नेचर से शादी कर ली है, नेचर से उसकी वेडिंग हो गई है, जबकि उसका जो ह्यूमन लवर है ही इज लेफ्ट अलोन टू मॉर्न इन द नॉलेज दैट डेथ हैज सेपरेटेड हर फ्रॉम ह्यूमैनिटी। जो दुखी है, और बात किसकी करता है, एलिजी की बात जो है वो पोएट जो उसका लवर है वो बहुत दुखी है क्योंकि लूसी हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, लूसी वहाँ से चली गई है। क्लियर। तो ये है शी ग्रीव अमंग द सन एंड शावर। जो लास्ट पोएम है लूसी की उसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इट इज यूजुअली इंक्लूडेड एज वन ऑफ हिज लूसी पोएम्स, although it is the only poem जिसमें लूसी का कहीं पर रेफरेंस नहीं है, लूसी का नाम मेंशन ही नहीं है। The poem is merely of 8 lines long। सिर्फ 2 स्टेंजास हैं, 2 क्वार्टरेंस है, 8 लाइन की है। लूसी पोएम में तो है बट कहीं पर लूसी का नाम मेंशन नहीं किया है वर्ड्सवर्थ ने इसमें, राइट। तो ये लूसी पोएम्स हो गई 5। कौन कौन सी, स्ट्रेंथ, फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट जो है, फिर उसके बाद शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, और फिर उसके बाद आता है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, और उसके बाद फिर 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, और फिर अ स्लम्बर did my spirit seal। These are the 5 poems that are put into the category of Lucy poems। Though Wordsworth did not intend कि ये सारी poems किसी एक नाम से जानी जाएं, and he wrote poems at different times, but later critics arranged them in a single category और उसका नाम रख दिया ये Lucy poems हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे वर्ड्सवर्थ के फिर कुछ और पोएम्स को लेकर के। तब तक आप इसको वॉच करिए, एंजॉय करिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।